आज से तकरीबन 28 साल पहले मैं एक बार अपने गांव गया था। दरअसल उन दिनों मैं शहर में अपने परिवार के साथ रहा करता था और काम से छुट्टी मिलने पर ही कभी कदार अपने गांव घूमने आ जाया करता था। मेरा गांव वाला घर काफी छोटा था, इसलिए मैं जब भी गांव आता था अकेले ही आता था और 2-4 दिन रहकर शहर लौट जाया करता था। उस रोज मैं काफी लंबे वक्त के बाद गांव आया था। गांव की हरियाली और शांति का मैं खूब आनंद ले रहा था। ऊपर से बरसात का मौसम, लगातार बारिश होए जा रही थी। घर पर बैठे बैठे मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना गांव के दोस्तों से मिला जाए और थोड़ा वक्त उनके साथ भी बिताया जाए। वैसे भी दोस्तों से मिले काफी वक्त हो गया है, जिस वजह से मैंने तय किया बारिश बंद होते ही दोस्तों से मिलने निकलूंगा। कुछ घंटों बाद जब बारिश बंद हुई तब तक शाम हो चुकी थी, लिहाजा मैं घर से बाहर निकला और अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद मुझे मेरा एक दोस्त नीलेश मिला। नीलेश मुझे देखकर काफी खुश हुआ और बोला, क्या भाई, शहर जाकर हमें तो भूल ही गया तू ना। इस पर मैंने बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बाकी के लोग कहाँ मिलेंगे? इस पर नीलेश बोला, सब अपने अपने घर में होंगे। फिर हम दोनों के बीच थोड़ी बहुत सामान्य बातें हुई, जिसके बाद नीलेश अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। नीलेश से मिलकर मैं जब घर वापस लौटा तभी मुझे याद आया कि मेरे सारे दोस्त रात को गांव की नदी के पीछे जो नीम का बड़ा सा पेड़ है वहीं पर इकट्ठा होते हैं। ये बात मैं इसलिए जानता था क्योंकि पिछली बार मैं जब यहाँ आया था तब नीलेश ने ही मुझे बताया था। एक साथ सभी दोस्तों से मिलने का यही अच्छा मौका है। ये सोचकर मैंने आज रात ही उस नीम के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। आसमान अब धीरे धीरे साफ हो रहा था। कुछ ही घंटों में रात हो गई। रात का खाना पीना हो जाने के बाद एक छाता और एक टॉर्च लेकर मैं नदी की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर पहले तक गांव के जिस रास्ते पर चहलकदमी थी वो अब पूरी तरह से खामोशी में तब्दील हो चुका था। रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़े जा रहा था, मगर एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। पिछली बार मैं जब गांव आया था तब इतनी रात को भी रास्ते पर 1-2 लोग दिखते थे, तो फिर आज क्यों नहीं दिख रहे? रास्ता इतना खाली क्यों है? इन्हीं सारे सवालों को जहन में लेकर चलते चलते मैं गांव की नदी पर बने पुल पर पहुंचा। पुल पर रुककर मैंने टॉर्च की लाइट को एक दफा नीचे पानी की ओर घुमाया तो नदी पानी से लपालप भरी हुई थी। खैर, मैं आगे बढ़ने लगा। उस पुल को पार करते ही मुझे वो नीम का पेड़ हल्का हल्का दिखने लगा, लिहाजा मैं टॉर्च को आगे रखकर उस नीम के पेड़ की ओर जाने लगा। चलकर मैं जब उस पेड़ के पास पहुंचा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उस पेड़ के पास कोई नहीं था। मैंने टॉर्च की लाइट को घड़ी पर डाला तो रात के 9:30 बज रहे थे। अमूमन अब तक तो सभी लोग आ जाते हैं, तो फिर आज क्या हो गया है? ये सोचकर पहले तो मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया, मगर फिर सोचा शायद मैं ही जल्दी आ गया हूँ, बाकी लोग देरी से आएंगे। लिहाजा मैं बाकियों का इंतजार करते हुए वहीं पर टहलने लगा। टहलते टहलते 15 से 20 मिनट बीत गए, मगर कोई नहीं आया। मैंने सोचा 5 मिनट और इंतजार करता हूँ, अगर कोई आया तो ठीक, वरना घर चला जाऊंगा। जिसके बाद मैं उसी नीम के पेड़ पर बने चबूतरे पर बैठ गया।
उस वक्त मेरे कानों में नदी में पानी बहने की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही थी। चारों तरफ गहरी खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर तभी सन्नाटे को चीरती एक आवाज ने मेरे कान में दस्तक दिया। अजय, आ गया तू? आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो पाया कि पेड़ के पीछे यानी चबूतरे के दूसरी ओर कोई बैठा हुआ है। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मैं उठकर उस आदमी के सामने गया तो पाया कि वो मेरे बचपन का दोस्त शिवम है। शिवम को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने उससे बोला, अरे भाई, तू कब आया? इस पर शिवम बोला, मैं तो यहीं पर था, पर तू यहाँ क्यों आया? इस पर मैं बोला, क्यों आया मतलब? सब लोग हर रात यहीं पर जमा होते हैं ना? इस पर शिवम बोला, होते हैं नहीं, होते थे। तू जानता नहीं, रात में आना मना है। यहाँ पर एक आत्मा का आतंक है। तू घर चला जा, वरना वो आत्मा तुझे भी नहीं छोड़ेगी। इस पर मैं बोला, क्या बोल रहा है तू? अच्छा, अगर आत्मा का आतंक है तो फिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इस पर शिवम बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, पर तू घर चला जा, तेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। अभी हम दोनों ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी वो नीम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उस नीम के पेड़ को ऐसे हिलता देख शिवम मुझसे बोला, भाई तू चला जा, यहाँ से वो आ रही है, तुझे भी मार देगी। लेकिन शिवम की बात सुनकर मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, मगर उसके बाद का नजारा देखकर मेरा रोम रोम कांप गया। मैंने देखा उस नीम के पेड़ से कोई औरत उतर रही है। वो औरत पेड़ पर ऐसे चल रही थी जैसे वो जमीन पर चल रही हो। उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। तभी शिवम बोला, भाई भाग जा यहाँ से, जा। शिवम की बात सुनकर मैंने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगा दी और भागकर सीधे अपने घर आ गया। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह जब मैंने इस बात का जिक्र नीलेश से किया तो सारी बात सुनकर उसने जो कहा वो मेरे होश उड़ा गया। क्या बोल रहा है तू? हाँ, वो नीम का पेड़ भूतिया तो है, क्योंकि उस पर एक औरत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी औरत की आत्मा ने शिवम को उसी पेड़ के पास मार डाला था। तो फिर शिवम कैसे हो सकता है? ये सुनकर मैं बहुत डर गया, मगर क्या सच में उस रात मेरे बचपन के दोस्त शिवम की आत्मा ने मेरी मदद की थी या कुछ और? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। मैं और मामा जी आसपास वाली सीट पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और बस पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी मामा जी ने मुझसे कहा, मंटू, तूने कोई होटल वोटल बुक किया है या सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं हम लोग? मामा जी की बात मेरे सीने में धक सी लगी, क्योंकि सच में मैं होटल बुक करना भूल ही गया। तभी मैंने मामा जी से कहा, नहीं, होटल तो बुक नहीं किया है। दरअसल जल्दबाजी में मैं होटल बुक करना ही भूल गया। तो मामा जी बोले, जा, तो अब क्या करेंगे? इस ठंड में कहाँ रहेंगे हम लोग? तभी मैंने बोला, वहाँ कोई होटल खाली मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस की सारी खिड़कियां बंद थीं, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मुझे ठंड लगी ही रही थी। सिर्फ मुझे ही नहीं, बस में मौजूद सभी लोगों को ठंड लग रही थी। तभी तो सबने अपने अपने शरीर को किसी न किसी चीज से ढक रखा था। खैर, कुछ ही देर में हमारा स्टॉप आया और हम दोनों बस से नीचे उतर गए। बस से उतरने के बाद ठीक हमारे सामने जो नज़ारा था
उसे देखकर उस माहौल में शायद कोई भी घबरा जाता। ठीक हमारे सामने एक घना जंगल था और कहीं पर भी होटल तो दूर एक घर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा भी नहीं था कि हम दोनों के अलावा बस से और कोई न उतरा हो। हमारे साथ ही साथ बस से और 4 लोग भी उतरे थे। तभी मामा जी ने मुझसे कहा, इन लोगों से जरा पूछकर आ तो, यहाँ कोई होटल वोटल है या नहीं। मामा जी की इस बात पर हामी भरते हुए मैं उन 4 के पास गया और बोला, आप लोग बता सकते हैं इधर होटल कहाँ मिलेगा? तो उनमें से एक आदमी ने कहा, होटल के लिए तो आपको 40 किलोमीटर चलना होगा। हम लोग तो एक सरकारी काम से आए हैं, हमें लेने के लिए अभी गाड़ी आ जाएगी और हमारी गाड़ी 4 सीटर है, वरना आप दोनों को मदद मिल जाती। इस पर मैंने कहा, तो अब रात भर रुकने के लिए कोई जगह कैसे मिल सकती है? तो इस पर उस आदमी ने कहा, आप एक काम कर सकते हैं, इस जंगल के अंदर चली जाइए, थोड़ी दूर चलने पर आपको एक बस्ती दिख जाएगी। जिसके बाद उस आदमी से बस्ती का पूरा पता ले लेने के बाद मैं मामा जी के पास आया और मामा जी को पूरी बात बता दी। मेरी सारी बात सुनकर मामा जी बोले, अब यही करते हैं, और कोई चारा भी तो नहीं है। जिसके बाद मैंने और मामा जी ने उस आदमी के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। रात के उस काले अंधेरे में जंगल बहुत डरावना सा लग रहा था। घने लंबे पेड़ चांद की रोशनी में किसी भूत की तरह लग रहे थे। अब हम दोनों को चलते हुए काफी वक्त हो चला था, मगर ना तो अभी तक हमें कोई बस्ती दिखी थी और ना ही कोई इंसान। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, जंगल में उस हिसाब से कोहरा भी बढ़ता ही जा रहा था और साथ ही साथ ठंड भी। तभी मेरे साथ चल रहे मामा जी ने मुझसे कहा, मंटू, हम तो बहुत देर से चल रहे हैं, कहाँ कोई बस्ती तो दिख नहीं रही है। तभी मैंने कहा, वही तो, अब तक तो बस्ती भी आ जानी चाहिए। किस मुसीबत में फंस गए हम लोग। चलिए, अब चलना ही पड़ेगा। फिर से हम दोनों आगे बढ़ने लगे। ठंड के मारे अब मामा जी के दांत बजने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। इस ठंड में रात भर ऐसे चल पाना मुमकिन नहीं था और खुले आसमान के नीचे रात कटाना तो उससे भी मुश्किल था। अभी हम दोनों ठंड में ठिठुरते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मामा जी ने एक तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, मंटू, वो देख। मैंने मामा जी के इशारे की ओर देखा तो वहां पर सफेद रंग का एक बड़ा सा 2 मंजिला घर था। घर एकदम नया जैसा लग रहा था, जैसे कल ही बना हो। और जब घर की ये हालत है तो पक्का कोई ना कोई तो रहता ही होगा। तभी मामा जी बोले, यहाँ पर इतना अच्छा घर है और हम लोग बस्ती खोज रहे थे, चल इसी घर में जाकर देखते हैं, शायद हमें रात भर घर में रुकने की इजाजत मिल जाए। उस बंगले को देखने के बाद पता नहीं क्यों मेरी थकान और ज्यादा बढ़ गई और मैंने मामा जी से कहा, चलिए अब मैं भी और नहीं चल सकता, यहीं कुछ व्यवस्था करते हैं। जिसके बाद हम दोनों उस बंगले की ओर बढ़ने लगे। उस बड़े से बंगले के दरवाजे पर पहुंचकर मामा जी ने दरवाजा पीटा। मामा जी के 2-3 बार दरवाजा पीटने पर शॉल ओढ़े एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला। हाथ में लालटेन और कान में बंदर टोपी पहने उस आदमी ने लालटेन को मामा जी के पास ले जाते हुए कहा, कौन हो तुम लोग, क्या काम है यहाँ पर? इस पर मामा जी बोले, भाई साहब, क्या आप आज रात भर के लिए हमें यहाँ रुकने देंगे? यहाँ आसपास कुछ नहीं है। इस पर उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ नहीं रह सकते तुम लोग, मेरे बच्चे सो रहे हैं, तुम लोग उन्हें उठा दोगे, यहाँ नहीं हो सकता। इस पर मामा जी बोले, हम जरा भी आवाज़ नहीं करेंगे, आपके बच्चे को कोई नहीं उठाएगा, और इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे बोलिए।
मामा जी की बात सुनकर वो आदमी कुछ सोचने लगा और फिर बोला, ठीक है, जब तुम लोग इतना बोल ही रहे हो तो रुक जाइए, मगर कोई आवाज मत करिएगा। जिसके बाद वो आदमी हमें घर के अंदर ले गया। घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी वैसा ही था। वो आदमी हम दोनों को दूसरी मंजिल पर ले गया और वहां ले जाकर एक कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोला, आप लोग आज रात भर यहीं इसी कमरे में रुक जाइए। इतना बोलकर वो शख्स वहां से चला गया। जिसके बाद मैं और मामा जी हम दोनों उस कमरे में दाखिल हुए। वो कमरा काफी बड़ा था। कमरे के अंदर एक पलंग, एक बड़ी सी अलमारी और सजावट की काफी सारी चीजें थीं। खैर, हम दोनों ने अपना सामान पलंग पर ऊपर रखा और उसी पलंग पर बैठ गए। इतनी देर चलने के बाद बैठकर शरीर को काफी आराम मिल रहा था। हम दोनों बैठकर अभी सुस्ता ही रहे थे कि तभी अचानक ही कमरे की लाइट चली गई। तो मामा जी ने कहा, ये लाइट कैसे चली गई? लोड शेडिंग हुआ क्या? इस पर मैंने कहा, पता नहीं क्या हुआ। तो मामा जी बोले, अच्छा तू बैठ, मैंने नीचे हॉल में एक बड़ी सी मोमबत्ती देखी थी, लेकर आता हूँ। इतना बोलकर मामा जी कमरे से निकलकर मोमबत्ती लाने चले गए। मामा जी के जाने के बाद मैं उसी पलंग पर लेट गया और सोचने लगा कि कल क्या करना है। अभी मैं पलंग पर लेटे लेटे ये सब सोच ही रहा था कि तभी नीचे हॉल से मामा जी की चीख मेरे कानों में आई। मामा जी की आवाज सुनकर मैं तुरंत ही पलंग पर से उठकर खड़ा हो गया और मन ही मन में सोचा, ये आवाज मामा जी की थी ना, पर वो ऐसे क्यों चीखे? खैर, मैं भागकर अपने कमरे से बाहर निकला और नीचे हॉल में जाने लगा। पूरे घर में गुप अंधेरा छाया हुआ था, मगर फिर भी जैसे तैसे अंदाजा करके मैं नीचे हॉल तक पहुंचा तो हॉल के बीचों बीच सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती की धुंधली सी रोशनी में आसपास देख पाना बहुत मुश्किल था, लिहाजा मैंने उस मोमबत्ती को अपने हाथों में लिया और उस तरफ जाने लगा जिधर से मामा जी के चीखने की आवाज आई थी। मगर मामा जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मामा जी को ढूंढते ढूंढते अब मैं घर के पीछे बगान तक आ चुका था। अभी मैं बगान में घूम घूम कर मामा जी को ढूंढ ही रहा था, तभी मुझे जो दिखा वो देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरी आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं। दरअसल ठीक मेरे सामने एक खड्डा खुदा हुआ था और उस खड्डे के पास ही में मामा जी लेटे हुए थे। और सबसे हैरानी वाली बात कि वही आदमी जिसने हमें इस घर में पनाह दी थी वही खड्डा खोद रहा था और उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। मगर उस आदमी का चेहरा और उन बच्चों का चेहरा किसी इंसान की तरह नहीं था। उनका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था, जो कि चांद की हल्की रोशनी में साफ दिख रहा था। और उन तीनों की आंखें एकदम लाल चमक रही थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर मैं ऐसे खड़े खड़े ये सब देख भी नहीं सकता था। तभी मैं उन लोगों के थोड़ा सामने गया और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मेरे हनुमान चालीसा पढ़ते ही वो तीनों भूत एकदम से छटपटाने लगे और थोड़ी ही देर में हवा में धुआं हो गए। जिसके बाद मैंने अपने बेहोश मामा को जैसे तैसे होश में लाया और हम लोग उस घर से बाहर निकल गए और वहां से दूर जाने लगे। इस दौरान मैंने मामा जी से पूछने की कोशिश भी की कि उनके साथ हुआ क्या था, मगर मामा जी का एक ही कहना था कि उन्हें कुछ याद नहीं। कुछ देर चलने के बाद हम लोग एक बस्ती में पहुंचे और बस्ती के लोगों को सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कि
दरअसल बहुत पहले उस घर में एक परिवार रहा करता था जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे थे। मगर एक दिन पता नहीं क्यों पति ने पत्नी को मारकर उसी बगान में दफना दिया, जिसके बाद पता नहीं कैसे पति और उन दोनों बच्चों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा उसी घर में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।